नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 रसायन विज्ञान पाठ 6 ऊष्मागतिकी का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने देखा अभिक्रिया एंथैल्पी, मानक अभिक्रिया एंथैल्पी, हेस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। आज हम जानेंगे कुछ अन्य अनुप्रयोग तथा स्वतः प्रक्रम, एंट्रोपी, गिब्स ऊर्जा का साम्यावस्था के साथ संबंध। विलायकन एंथैल्पी, जब किसी ठोस विलय पदार्थ को जल या द्रव विलायक में घोला जाता है तो उससे होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन विलयन या विलायकन एंथैल्पी कहलाता है। इसे डेल्टा एच सोल नॉट, डेल्टा एच नॉट सोल मतलब सॉल्यूशन के अंदर जाने पर एंथैल्पी का जो परिवर्तन है, मानक एंथैल्पी परिवर्तन को इस तरह से दिखाया जाता है। 1 मोल KCl को जल में घोलने पर 18.48 किलो जूल पर मोल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो विलयन एंथैल्पी है। इस इक्वेशन में देख रहे हैं KCl सॉलिड को जब एक्वस मीडियम में डाला तो KCl एक्वस के लिए एंथैल्पी परिवर्तन 18.48 किलो जूल पर मोल आया। ये पॉजिटिव आने का मतलब है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। KCl का किसी एक्वस मीडियम में डालने पर ऊष्मा की आवश्यकता होती है और तब यह विलयित होगा। किसी आयनिक यौगिक को जल में घोलने पर वह धनायन और ऋण आयन में परिवर्तित होता है तो उसमें होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन जालक एंथैल्पी कहलाता है। इस चित्र में देखें, ये AB सॉलिड लिया और ये A पॉजिटिव गैस और B नेगेटिव गैस में परिवर्तित हो रहा है और यहाँ जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा सॉलिड से गैसियस आयन बनने में, यह लेटिस एंथैल्पी कहलाएगा, जालक एंथैल्पी कहलाता है। तथा प्राप्त गैसीय धनायन व ऋणायन का जल योजन होने पर जलीय धनायन व ऋणायन बनते हैं तो वह जल योजन एंथैल्पी होती है। इस चित्र में फिगर में देखें, यहाँ हमें गैसीय धनायन तथा ऋणायन प्राप्त हुए हैं और जल योजित होने पर A पॉजिटिव एक्वस और B नेगेटिव एक्वस बन गया। यह एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H नॉट हाइड्रेशन एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। तो सॉलिड से गैसीय आयन प्राप्त होने की एंथैल्पी परिवर्तन को जालक ऊर्जा का परिवर्तन या लेटिस एंथैल्पी कहेंगे और गैसीय आयनों से जल योजित होने पर प्राप्त होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन को हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ के लिए विलायकन एंथैल्पी का मान जालक एंथैल्पी व जल योजन एंथैल्पी दोनों पर निर्भर करता है। यहाँ हम हेस का नियम लगा सकते हैं। यह अभिक्रिया AB सॉलिड से A पॉजिटिव एक्वस और B नेगेटिव एक्वस एक ही स्टेप में दिखाया। ये क्या है? सॉल्यूशन एंथैल्पी डेल्टा H नॉट सोल। और यहाँ हमने 2 स्टेप में दिखाया, जहाँ पहले स्टेप में AB सॉलिड से A प्लस गैस और B नेगेटिव गैस बन रहा है, ये जालक ऊर्जा लेटिस एंथैल्पी हुई, और गैस से जब ये एक्वस मीडियम में आएंगे तब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो यही अभिक्रिया एक पद में और यही अभिक्रिया 2 पद के द्वारा हो रही है। इनके एंथैल्पी परिवर्तन का मान समान होगा, अतः इसे डेल्टा H सोल इज इक्वल टू डेल्टा H लेटिस प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन एंथैल्पी के द्वारा दिखा सकते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन की एंथैल्पी जालक ऊर्जा और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों का योग है। विलयन एंथैल्पी डेल्टा H नॉट सोल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। जैसे हमने KCl के केस में देखा, वहाँ डेल्टा H नॉट सोल पॉजिटिव था, परंतु अधिकांश अभिक्रियाओं में डेल्टा H नॉट सोल का मान पॉजिटिव होता है, जिससे ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़ जाती है। जिन कंपाउंड्स के लिए सॉल्यूशन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, उनमें अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ती जाएगी। तथा किसी आयनिक यौगिक के लिए जालक एंथैल्पी का मान बहुत अधिक है तो उसे द्रव विलायक में घोला नहीं जा सकता। इसलिए धातु के फ्लोराइड क्लोराइड की तुलना में कम विलय होते हैं, क्योंकि फ्लोराइड का आयन का साइज छोटा है, अतः
लेटिस एंथैल्पी अधिक है। लेटिस एंथैल्पी अधिक होने पर निकलने वाली ऊष्मा का मान हाइड्रेशन से कम होगा और किसी जालक को तोड़ने के लिए, गैसीय आयन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होगा, अतः उनकी सॉल्युबिलिटी कम आती है। जालक एंथैल्पी, किसी ठोस 1 मोल आयनिक यौगिक का गैसीय आयनों में परिवर्तित होने पर एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा कहलाता है। इसे डेल्टा H नॉट लेटिस से दर्शाते हैं। जालक एंथैल्पी का मान परोक्ष रूप से बॉर्न-हेबर चक्र से ज्ञात किया जाता है। यह हेस के नियम पर आधारित है। ये बॉर्न-हेबर साइकिल है, इसमें हमें ये लेटिस एनर्जी निकालनी है और हेस के नियम के हिसाब से इस पूरे चक्र की ऊष्मा का परिवर्तन शून्य होगा। यहाँ देखें, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, इससे NaCl सॉलिड बनने की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये दे रखा है -411.2 किलो जूल पर मोल। अब हम कैसे इसमें लेटिस एंथैल्पी निकालेंगे? ये फॉर्मेशन एंथैल्पी एक पद में हमने Na सॉलिड हाफ Cl2 गैस से NaCl बनाया और यहाँ हम इतने सारे स्टेप्स के बाद NaCl सॉलिड पे आ रहे हैं। तो ये एंथैल्पी परिवर्तन जो एक पद में हो रहा है वो इन सब पदों की एंथैल्पी परिवर्तन का योग होगा। ये चीज हेस का नियम हमें बताता है कि अगर क्रियाकारक और उत्पाद समान अवस्थाओं पे हों तो एंथैल्पी परिवर्तन समान होगा। यहाँ हम एक पद में अभिक्रिया करा रहे हैं और यहाँ कई सारे पदों में अभिक्रिया करा रहे हैं। एक पद में होने वाली अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन इतने सारे पदों में होने वाली अभिक्रियाओं के एंथैल्पी परिवर्तन का ही योग होगा, दोनों समान होंगे। यहाँ देखें, ये Na सॉलिड को पहले हमने क्या किया, Na गैस में परिवर्तित किया। ये कहलाती है सॉलिड से डायरेक्टली गैस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और इसे हमने डेल्टा H नॉट सब के द्वारा दिखाया हुआ है। जब 1 मोल सॉलिड से 1 मोल गैस डायरेक्टली बन रहा हो और उस अभिक्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाएगा। ये +108.4 ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। फिर दूसरे पद में हमने क्या किया, ये सोडियम गैस से Na+ आयन बनाया, अर्थात उसके बाहरतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन निकाला। हम पढ़ चुके हैं, इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं और ये जो टर्म है आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा ही दी गई है। पहले इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता था, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में यह टर्म दी गई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ देखें, इसे डेल्टा H नॉट I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या डेल्टा H नॉट आयन लिखा। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये पॉजिटिव वैल्यू इसकी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। उसके बाद सोडियम आयन बन गया और हाफ Cl2 गैस अभी भी हम उसी तरह से लिख रहे हैं। अगले स्टेप में आपने क्लोरीन गैस को क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन एटम में चेंज किया है। ये कहलाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये जो पद है, देखें, इस पद में क्लोरीन गैसियस स्टेट मॉलिक्यूलर फॉर्म में था और यहाँ ये क्लोरीन गैसियस एटम में आ गया है। तो क्योंकि हम आधा मोल क्लोरीन गैस ले रहे हैं, इसलिए यहाँ हमें हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन को लेना पड़ेगा और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ दिखाया हमने, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाफ ले लिया है क्योंकि हमने हाफ मोल क्लोरीन से शुरू किया और एक क्लोरीन परमाणु प्राप्त किया। अब इसके बाद देखें, क्लोरीन में जब हम इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से निकाला था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ Cl को देते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये जो स्टेप है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। क्लोरीन के न्यूट्रल गैसीय परमाणु में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो ऊष्मा का परिवर्तन होता है उसे
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये टर्म भी थर्मोडायनेमिक्स से दी गई है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले इसे इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता था, और ये नेगेटिव आने का मतलब है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर इतनी ऊष्मा मुक्त हो रही है। अब हमारे पास दोनों गैसीय आयन प्राप्त हो गए, Na+ गैस और Cl- गैस, है ना। अब ये जो रिएक्शन होके और NaCl सॉलिड बन रहा है, इस अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन लेटेस्ट एंथैल्पी कहलाएगा। इस तरह से इस एक स्टेप का एंथैल्पी परिवर्तन इन सारे स्टेप के एंथैल्पी परिवर्तन के योग के बराबर होगा। तो इस तरह से डेल्टा H F0 इज इक्वल टू ये सब्लिमेशन एंथैल्पी ये रहा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये, फिर हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये लेटेस्ट एंथैल्पी यहाँ पर आ गया। अब इस चक्र के द्वारा यदि हमें बाकी सारी एंथैल्पी परिवर्तनों के बारे में ज्ञात हो तो हम लेटेस्ट एंथैल्पी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैथ्स में हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस लेटेस्ट एंथैल्पी को हम निकाल सकते हैं। ये लेटेस्ट एंथैल्पी यहीं रखिए और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से ये सारी एंथैल्पीज को घटा दीजिए, इनको सबको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और इस तरह से फॉर्मेशन एंथैल्पी में से इनको घटाने पर लेटेस्ट एंथैल्पी प्राप्त होगी। अब पढ़ते हैं स्वतः प्रक्रम। किसी निकाय द्वारा वह प्रक्रम जिसमें बिना किसी बाह्य साधन के वह प्रकरण स्वतः संपन्न होता है तो उसे स्वतः प्रक्रम कहते हैं। जैसे किसी गर्म पिंड से ताप का प्रवाह निम्न ताप पिंड की ओर, किसी गैस में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, जल का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर, तथा सभी प्राकृतिक प्रकरण स्वतः प्रक्रम होते हैं। इन पर यांत्रिक कार्य कर उत्क्रमित किया जा सकता है। स्वतः प्रक्रम की दिशा इस प्रकार होती है कि वह साम्यावस्था की ओर अग्रसर हो तथा उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा अधिकतम कार्य हो। हम देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन एक दिशा में तो स्वतः चल रही है, लेकिन उसे विपरीत दिशा में लाने के लिए बाहरी एजेंसी के द्वारा कुछ ना कुछ अप्लाई करके, टेम्परेचर, प्रेशर या कोई ना कोई चेंज अप्लाई करके ही हम उसे विपरीत दिशा में ला सकते हैं। तो किस दिशा में क्या प्रेरक बल होगा किसी अभिक्रिया को एक दिशा में स्वतः चलाने के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे। जिस तरह से अपन देखते हैं कि जल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, पहाड़ी से पत्थर भी ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं, उससे हमें ऐसा लगता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी जब कम हो रही है उस दिशा में स्वतः प्रक्रम हो रहा है। उसी तर्ज पे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए भी ये सोच सकते हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकल रही है अर्थात उनकी ऊर्जा कम हो रही है, वो अभिक्रियाएं स्वतः प्रेरित होंगी। तो इस प्रकार एंथैल्पी का कम होना अभिक्रिया के स्वतः प्रक्रम के लिए सहायक होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। इन अभिक्रियाओं को देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन से HCl का बनना, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जहां उत्पाद की ऊर्जा कम हो रही है। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनने की अभिक्रिया, इसमें भी एंथैल्पी परिवर्तन नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक है। ये दोनों अभिक्रियाएं स्वतः प्रक्रम के रूप में पाई गई हैं। तो इससे ये लगता है कि जहां एंथैल्पी परिवर्तन नेगेटिव हो, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो स्पॉन्टेनियस होंगी, वो अपने आप हो रही होंगी। लेकिन नहीं, ऐसा हमने कई अभिक्रियाएं दूसरी पढ़ी जिनमें ये देखा जो एंडोथर्मिक होते हुए भी स्वतः उत्प्रेरित हो रही हैं, स्वतः प्रक्रम के द्वारा हो रही हैं, स्पॉन्टेनियसली हो रही हैं। जैसे नीचे वाली दो अभिक्रियाएं देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से NO2 का बनना, ये रिएक्शन डेल्टा H0 पॉजिटिव है। एंडोथर्मिक होते हुए भी, ऊष्मा शोषी होते हुए भी यह अभिक्रिया स्वतः प्रेरित हो रही है। इसी तरह से कार्बन ग्रेफाइट
प्लस सल्फर के द्वारा कार्बन सल्फाइड का बनना भी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और यह स्वतः हो रही है। इससे ये पता लगता है कि केवल एंथैल्पी का कम होना किसी दिशा की तरफ अभिक्रिया का स्वतः होने को प्रेरित नहीं करता। कोई अन्य क्वांटिटी भी है जिसके द्वारा हम स्वतः प्रक्रम को ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ देखें एंट्रोपी और स्वतः प्रवृत्तिता। अब हमने एक ऐसा उदाहरण लिया जहाँ डेल्टा एच का मान 0 है। ये एक विलगित निकाय है ना, ना तो जिसमें अंदर हीट जा रही है, न जिसमें से हीट बाहर आ रही है, न जिसके ऊपर वर्क करा पाते हैं और न ये सिस्टम बाहर सराउंडिंग पे वर्क कर पाएगा। इसमें हमने माना कि 2 गैसें हैं जो कि काले गोले और इन सफ़ेद गोलों से दिखाई है ना। जब एक विभाजक लगा हुआ है तो दोनों अलग अलग जगहों पे हैं। अगर मान लो काले गोले वाले साइड को मैं ए बोलता हूँ और सफ़ेद गोले वाले साइड को बी बोलता हूँ, और अगर हम ए साइड से गैस निकालें तो वो ए गैस प्राप्त होगी और बी साइड से अगर गैस निकालें तो बी गैस प्राप्त होगी। लेकिन जैसे ही मैं ये विभाजक को हटा दूं तो ये अपने आप बिल्कुल विसरित हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और अगर अब हम इसमें से गैस निकालें तो हमें पता नहीं कौन सी गैस निकलेगी। यहाँ रैंडमनेस, यहाँ अव्यवस्था बढ़ गई। तो ऐसा लगता है कि अभिक्रिया उस तरफ चलेगी जहाँ अव्यवस्था बढ़े। तो अव्यवस्था का बढ़ना भी स्वतः प्रक्रम को प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। एंट्रोपी किसी तंत्र या निकाय की अव्यवस्था का माप उस निकाय की एंट्रोपी कहलाती है। यह एक अवस्था फलन है जो प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। इससे कैलोरी पर डिग्री या जूल पर केल्विन में व्यक्त करते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए डेल्टा एस, क्यू एवं ताप इस प्रकार संबंधित हैं। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। रिवर्सिबल तंत्र द्वारा जो ऊष्मा उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए डेल्टा एस, क्यू एवं ताप इस प्रकार संबंधित हैं। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। किसी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए निकाय एवं परिवेश की कुल एंट्रोपी परिवर्तन को डेल्टा एस टोटल मानते हैं। निम्नलिखित समीकरण द्वारा इसे दिया जाता है। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। और स्वतः प्रक्रम के लिए क्या होना चाहिए? इनका योग अधिक होना चाहिए, मोर देन 0। जब एक निकाय साम्यावस्था में हो तो एंट्रोपी अधिकतम होती है एवं एंट्रोपी में परिवर्तन जो डेल्टा एस है वो 0 है। एक उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू सिस्टम रिवर्सिबली जो हीट एब्जॉर्ब की वो अपॉन टेम्परेचर। इस इक्वेशन से पता लगता है कि अगर कम तापमान पर ऊष्मा का अवशोषण होता है तो एंट्रोपी रैंडमनेस अधिक होगी, और अगर उच्च तापमान पर उसी अमाउंट ऊष्मा की अवशोषित होती है तो एंट्रोपी का परिवर्तन कम होगा। समतापी परिस्थितियों में उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय दोनों प्रक्रमों के लिए डेल्टा U इज इक्वल टू 0 होता है, परंतु डेल्टा एस टोटल अर्थात डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए 0 नहीं है। इस प्रकार इनमें विभेद किया जा सकता है, जबकि डेल्टा U से नहीं। मतलब हम डेल्टा एस टोटल के द्वारा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों को विभेदित कर सकते हैं, जबकि डेल्टा U के द्वारा नहीं कर सकते। डेल्टा U उन दोनों ही प्रक्रमों के लिए 0 है, जबकि डेल्टा एस टोटल अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए 0 नहीं है। एंट्रोपी से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं, जैसे ठोस पदार्थ की एंट्रोपी न्यूनतम व गैस की एंट्रोपी अधिकतम होती है, क्योंकि ठोस में उसके अवयव बिल्कुल बंधे होते हैं, अच्छे से ऑर्डर्ड स्टेट में हैं। उससे ज़्यादा एंट्रोपी द्रव की, उससे ज़्यादा एंट्रोपी गैस की, और उससे भी ज़्यादा एंट्रोपी गैसीय मिश्रण की। जब किसी विलेय
को विलायक में विलय किया जाता है तो एंट्रोपी में वृद्धि होती है, क्योंकि विलय पदार्थ का विलायक में वियोजन हो जाता है। कोई भी विलय पदार्थ जब विलायक में डालते हैं तो वो आयनों में बदल जाता है और उसमें एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्योंकि अव्यवस्था बढ़ जाएगी। किसी अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद में गैसीय मोलों की संख्या अधिक है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होगा। और यदि मान लीजिए उत्पाद में गैसीय मोलों की संख्या अगर कम होगी तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा। यहाँ इन उदाहरणों में देखें, पहले उदाहरण में अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से 2 मोल अमोनिया गैस और 1 मोल H2S गैस प्राप्त हो रही है। अगर हम डेल्टा एन देखें तो ये 3 मोल प्रोडक्ट के साइड गैस है और रिएक्टेंट के साइड गैस नहीं है, तो 3 - 0, तो 3 आंसर आया। तो डेल्टा एन पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पर एंट्रोपी परिवर्तन भी धनात्मक होगा। दूसरे उदाहरण में देखें, इसमें क्रियाकारक की तरफ 1 मोल अमोनिया 1 मोल HCl 2 मोल गैस है, उत्पाद की तरफ हमारे पास कोई गैस नहीं है और डेल्टा एन कितना होगा, प्रोडक्ट में 0 0 - 2, तो -2 आ रहा है, यानी कि डेल्टा एन का मान ऋणात्मक है, अतः डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। किसी अंडे को उबालने पर एंट्रोपी में वृद्धि होती है, क्योंकि अंडे में उपस्थित एल्ब्यूमिन प्रोटीन विकृत हो जाता है। प्रोटीन का विकृत होना मतलब उसके हेलिक्स खुलना, उसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ना, इसलिए उसमें एंट्रोपी बढ़ जाती है। गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा व स्वतः प्रक्रम। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं बंद या खुले निकाय में होती हैं। इनमें एंथैल्पी तथा एंट्रोपी दोनों का परिवर्तन होता है। केवल एंथैल्पी की कमी या एंट्रोपी की वृद्धि स्वतः प्रक्रम की दिशा निर्धारित नहीं कर सकती। इस प्रयोजन हेतु एक नया ऊष्मागतिकी फलन गिब्स ऊर्जा G दिया गया। किसी निकाय द्वारा प्रक्रम में ऊर्जा से अधिकतम कार्य करने के लिए जितना ऊर्जा में परिवर्तन होता है या जितनी ऊष्मा मुक्त होती है उसे मुक्त ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा कहते हैं। यह एक विस्तीर्ण एवं अवस्था गुण है। यह प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। किसी निकाय के लिए एंथैल्पी तथा एंट्रोपी व ताप के गुणनफल का अंतर गिब्स ऊर्जा के समान होता है। इसे इस प्रकार संबंध से व्यक्त कर सकते हैं, G = H - Ts। H यहाँ पर एंथैल्पी, T टेम्परेचर और S एंट्रोपी। इस तरह से हमने एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को कोरिलेट करके नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन G दे दिया। निकाय की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन को इस प्रकार लिखा जा सकता है, डेल्टा G सिस्टम = डेल्टा H सिस्टम माइनस T डेल्टा S सिस्टम माइनस S सिस्टम इंटू डेल्टा T। स्थिर ताप पर डेल्टा T = 0, तो ये टर्म 0 हो गई। अब इक्वेशन क्या रह गई, डेल्टा G सिस्टम = डेल्टा H सिस्टम माइनस T डेल्टा S सिस्टम। सामान्यतः पदांक निकाय को छोड़ते हुए जो सिस्टम टर्म लिखी हुई है उसको हम हटा दें तो समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा G = डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इस प्रकार गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन एंथैल्पी में परिवर्तन माइनस तापमान इंटू एंट्रोपी में परिवर्तन। यह समीकरण गिब्स समीकरण के रूप में जाना जाता है। गिब्स ऊर्जा व स्वतः प्रक्रम में संबंध। क्या संबंध है गिब्स ऊर्जा और स्वतः प्रक्रम में? जब कोई निकाय परिवेश के साथ तापीय साम्य हो तो परिवेश की एंथैल्पी में जितनी वृद्धि होती है उतनी ही निकाय की एंथैल्पी में कमी होती है। जो हीट सिस्टम से बाहर गई है, जितना एंथैल्पी की कमी निकाय में होगी उतनी ही एंथैल्पी की वृद्धि सराउंडिंग में होगी, या सराउंडिंग में जितनी एंथैल्पी की वृद्धि हो रही है निकाय में उतनी एंथैल्पी की कमी हो जाएगी। तो उसमें कुल एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा S टोटल = डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। ये जो डेल्टा S सराउंडिंग है इसे हम सिस्टम के टर्म्स में करना चाहते हैं, इसलिए डेल्टा S सराउंडिंग क्या हुआ, डेल्टा H सराउंडिंग अपॉन T। और जितनी वृद्धि सराउंडिंग में
डेल्टा एच सराउंडिंग में डेल्टा एच के कारण हो रही है उतनी ही सिस्टम में कमी होगी, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। अब ये डेल्टा एच सराउंडिंग की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दीजिए, यहाँ सराउंडिंग की जगह पे माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी लिखेंगे। डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम प्लस माइनस का डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। उपरोक्त समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने पर टी डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम आएगा। स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा एच टोटल 0 से अधिक होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अतः माइनस डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये जो समीकरण देख रहे हैं डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम, इसके उपयोग करके उपरोक्त समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो चीज है h माइनस टी डेल्टा एस, ये किसके बराबर है? डेल्टा जी सिस्टम के बराबर है। तो यहां अंदर इस ब्रैकेट में हम क्या लिख पाएंगे? माइनस डेल्टा जी। तो माइनस डेल्टा जी 0 से अधिक होना चाहिए, या यूं कहें डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इट शुड बी लेस देन 0, 0 से कम नेगेटिव में होना चाहिए। डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आना चाहिए। डेल्टा एच सिस्टम अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन है और टी डेल्टा एस वह ऊर्जा है जो उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार डेल्टा जी उपयोगी कार्य के लिए नेट ऊर्जा है एवं इस प्रकार मुक्त ऊर्जा का मापन है। इस कारण इसे अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा भी कहा जाता है। डेल्टा जी स्थिर दाब एवं ताप पर स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी है। यदि डेल्टा जी ऋणात्मक लेस देन 0 है तब प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा, और यदि डेल्टा जी धनात्मक ग्रेटर देन 0 है तब प्रक्रम अस्वतः प्रवर्तित होगा। अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता पर ताप का प्रभाव या गिब्स ऊर्जा पर ताप का प्रभाव, ये गिब्स समीकरण है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। स्वतः प्रक्रम के लिए हमने देखा डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक, नेगेटिव होना चाहिए। अब हम अलग अलग तरीके से देखें किन कंडीशंस में डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है। पहला कंडीशन देखें, अगर अपना डेल्टा एच नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो ये टर्म भी नेगेटिव हो गई और ये टर्म भी नेगेटिव हो गई, तो डेल्टा जी आर नेगेटिव आएगा। कि इस कंडीशन में सभी ताप पर अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी क्योंकि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आएगा। दूसरा कंडीशन, यदि डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, ये टर्म नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव होने से ये वाली टर्म हमारी पॉजिटिव हो गई क्योंकि आगे माइनस का साइन है, और डेल्टा एस नेगेटिव होने से ये टर्म प्लस में आ गई। तो अब अगर डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो ये टर्म कम रहनी चाहिए। कम कब रहेगी? जब तापमान कम होगा। तो इसलिए इस कंडीशन में निम्न ताप पर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और निम्न ताप पर अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। मान लीजिए कंडीशन यही रहती है, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव से ये टर्म पॉजिटिव बन जाती है और तापमान यदि उच्च है तो टी डेल्टा एस का टर्म अधिक हो गया, पॉजिटिव वैल्यू, और डेल्टा एच कम रही, उससे डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा और उच्च ताप पर अभिक्रिया अस्वतः प्रवर्तित होगी। नेक्स्ट कंडीशन देखें, यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होने के कारण ये पॉजिटिव टर्म और ये पॉजिटिव होने से हमारे पास सेकेंड टर्म नेगेटिव है, लेकिन डेल्टा जी अगर टेम्परेचर का मान उच्च होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव आने के लिए तापमान उच्च होना चाहिए, तब अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। लेकिन इसी कंडीशन में अगर निम्न ताप रखते हैं, निम्न ताप रखेंगे तो क्योंकि ये पॉजिटिव लिया हुआ है तो ये टर्म हमारे पास नेगेटिव है, लेकिन तापमान कम होने के कारण ये टर्म छोटी हो गई और डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसलिए कुल मिला के डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा और अभिक्रिया
अस्वतः प्रवर्तित होगी। अब लास्ट कंडीशन देखें, यदि डेल्टा H आपका पॉजिटिव है और डेल्टा S नेगेटिव है, यानी कि ये टर्म पॉजिटिव हो गई डेल्टा H के पॉजिटिव होने से, और डेल्टा S के नेगेटिव होने से भी ये टर्म भी पॉजिटिव हो गई। अब हम तापमान बढ़ाएं या कम करें, कुल मिला के डेल्टा G पॉजिटिव ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन में सभी ताप पर अभिक्रिया अस्वतः प्रवर्तित होगी। गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन व साम्यावस्था। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग समान होता है तथा साम्यावस्था उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्त है। यदि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अब अग्र अभिक्रिया स्वतः प्रक्रम में हो तो डेल्टा G नेगेटिव तथा पश्च अभिक्रिया के लिए डेल्टा G पॉजिटिव होता है, जिससे क्या हुआ, साम्यावस्था पर डेल्टा G इज इक्वल टू 0 होगा। गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन तथा साम्य स्थिरांक में निम्नलिखित संबंध है। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln K। यहाँ पर K क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक, और डेल्टा G नॉट मानक गिब्स ऊर्जा, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। अब ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन दिखाई है, A प्लस बी गिविंग C प्लस D, और साम्यावस्था पर डेल्टा G 0 होता है। अतः इस समीकरण में आप डेल्टा G को 0 लगाएंगे तो क्या रह गया, 0 इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln K। इसको रीअरेंज करें तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K, और नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K। यदि गैसीय अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक आंशिक दाब Kp के रूप में है तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kp होगा। इस तरह आज के भाग में हमने देखा स्वतः प्रवर्तिता, एंट्रोपी, हेस के नियम के अनुप्रयोग, गिब्स ऊर्जा का साम्यावस्था के साथ संबंध, और गिब्स ऊर्जा और स्वतः प्रवर्तिता। इस तरह से हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी का अध्याय पूरा होता है।